अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की करेंगे। जैसे जैसे शुभ घड़ी नजदीक आ रही है, मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर फिनिशिंग का काम तेजी से निपटाया जा रहा है। आज मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर सोने की परत चढ़ा पहला द्वार लगा दिया गया है। ऐसे 13 और द्वार अगले 3 दिनों के अंदर ग्राउंड फ्लोर पर लगने की बात कही जा रही है। इन कपाटों पर शानदार नक्काशी के साथ सनातन धर्म के प्रतीक चिन्हों को बड़े करीने से उकेरा गया है, जिसे आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। खबर यह भी है कि इन सोने की परत चढ़े द्वार के अलावा मंदिर में लगने वाले 30 कपाट पर इस तरह चांदी की परत चढ़ाई जाएगी, ताकि मंदिर की खूबसूरती को और ज्यादा निखारा जा सके। आपको बता दें कि राम मंदिर में लगने वाले ये तमाम खिड़की और कपाट अयोध्या में ही देश के कुशल कारीगरों के हाथों से तैयार किए जा रहे हैं। अयोध्या में 22 जनवरी के दिन शुभ मुहूर्त में राम मंदिर के गर्भगृह में बाल स्वरूप प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसके लिए राम मंदिर ट्रस्ट ने न सिर्फ वाराणसी से पुजारियों को बुलाया है, बल्कि बाबा विश्वनाथ की नगरी से इस अनुष्ठान में इस्तेमाल होने वाली पूजा पाठ की चीजें भी मंगाई जा रही हैं। जलाभिषेक के लिए कलश और पूजा पात्र के बाद अब काशी से ही इंडोएशियाई रुद्राक्ष की 151 सेट माला अयोध्या भेजी जा रही है और इन्हीं रुद्राक्ष की मालाओं से वेद शास्त्री प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जप करेंगे। दिन बाद इस नए नवेले भव्य राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरा देश राममय हो चुका है। इस वक्त देश में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर लोगों में गजब का उत्साह शहर शहर देखने को मिल रहा है। आम और खास हर किसी की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर का जिक्र है। खास तौर पर वो लोग जो 22 जनवरी के आयोजन को सफल बनाने में जुटे हुए हैं, उनके लिए ये बहुत ही गौरवशाली पल है। इन्हीं में एक है वाराणसी के रहने वाले अभिषेक मोरोलिया, जिन्हें राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के लिए पंचमुखी रुद्राक्ष की मालाएं मुहैया कराने का जिम्मा सौंपा गया है। भव्य राम मंदिर में 22 जनवरी को प्रभु राम के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है, जिसको लेकर तैयारियां तो चल ही रही हैं, लेकिन साथ ही साथ काशी से इसका नाता अटूट होता चला जा रहा है। अभी शास्त्री काशी से नेतृत्व करेंगे उस पूजन का, साथ ही साथ यहाँ से मुहूर्त भी निकाला गया है। तमाम साजो सामान पूजन सामग्री काशी से भेजी जा रही है। तो वहीं अब रुद्राक्ष की माला काशी से ही जा रही है। करीबन 151 सेट यहाँ से काशी से अयोध्या जा रहा है, जो पुजारी जिस माला से जप करेंगे। हमारे साथ इस माला को तैयार करने वाले, पैकिंग करने वाले जो हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। ये किस तरह की माला है और ये जो ओम अंकित गौमुखी है वो क्या है? ये पंचमुखी इंडोनेशियन माला है। ये जप और पहनने के भी योग्य है। इसको 108 दानों से बनाया गया है, जिससे यहाँ से जो भी बनारस से शास्त्री जा रहे हैं उसको अनुष्ठान के समय इस पे जप करेंगे। और साथ ही ये गौमुखी है जो कि प्योर कॉटन से बनी हुई है और इस पे ओम अंकित है। ओम एक हमारा धार्मिक सिंबल है जिसको बोला जाए, तो इसको एक धार्मिकता अपनी तरफ से हमने इसको अंकित करवाया गया है कि इसको देखने में भी सुंदर लगे और धर्म से जुड़ा हुआ इस तरीके से लगे। इसी गौमुखी में ये मालाएं एक एक मालाएं इस तरीके से यह शास्त्री इसमें अंदर डालकर इसके जप का प्रयोग करें, इसी से जप करेंगे इस तरीके से। ये
वही इंडोनेशियाई रुद्राक्ष की मालाएं हैं जिनका इस्तेमाल प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पुजारी जप के लिए करेंगे। 151 सेट रुद्राक्ष की ये मालाएं ओम अंकित गौमुखी में रखकर अयोध्या भेजी जाएंगी ताकि प्राण प्रतिष्ठा के वक्त पुजारी अपने हाथों में पंचमुखी रुद्राक्ष के 108 दानों वाली माला को इसी गौमुखी में रखकर जप कर सके। 109 साल पुरानी पूजन सामग्री की दुकान चलाने वाले अभिषेक मोरोलिया ने ये बताया कि उन्हें इस बात का बहुत गर्व है कि इस काम के लिए उन्हें चुना गया। मुझे ये बड़ी खुशी हो रही है और बहुत ही मैं सौभाग्यपूर्ण महसूस कर रहा हूँ कि मेरा चयन किया गया है लाखों व्यापारियों में। भगवान राम द्वारा इसको बोला जाए कि वहाँ से एक सेवा का अवसर मिला है। तो मुझे ट्रस्ट की तरफ से एक ऑर्डर आया था इनफैक्ट कि ये माला मुझे वहाँ पे भिजवानी थी राम मंदिर। और अब जो कि राम सेवा में, राम काज में ये इतनी बड़ी चीज़ मेरे साथ हो रही है, तो मैं ये अपनी तरफ से भगवान को अर्पित कर रहा हूँ 151 मालाएं और ओम अंकित गौमुखियाँ। अभिषेक ही नहीं, उनकी दुकान में काम करने वाले कर्मचारी भी इस बात से बहुत उत्साहित है कि उन्हें ये काम काज करने का मौका मिला है। इस वक्त अभिषेक और उनकी पूरी टीम इन रुद्राक्ष मालाओं की पैकेजिंग में जुटी हुई है ताकि जल्दी से जल्दी इन्हें राम मंदिर ट्रस्ट के सुपुर्द किया जा सके। मुझे बहुत सौभाग्य प्राप्त है कि मैं आज 151 मालाओं, रुद्राक्ष मालाओं का गौमुखी के साथ सेवा में राम मंदिर में दिया जा रहा है। मुझे उसकी सेवा करने का मौका मिला है, मुझे पैकिंग करने का मौका मिला है। मुझे बहुत ही गर्व है कि मैं आज इस सेवा को कर रहा हूँ। खास बात यह है कि इन 151 सेट रुद्राक्ष की मालाओं और कॉटन के कपड़े की गौमुखी के अलावा काशी से ही प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जलाभिषेक के लिए इस्तेमाल होने वाला कलश और पूजा पात्र भी भेजे जा रहे हैं। वहीं काशी के ही प्रकांड विद्वानों में एक आचार्य पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित की अगुवाई प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े सारे अनुष्ठान संपन्न होंगे। अयोध्या में ये अनुष्ठान 16 जनवरी से शुरू हो जाएंगे जो कि 22 जनवरी तक चलते रहेंगे, जिसमें बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी का भी काफी अहम योगदान होने वाला है। वाराणसी से रौनक जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए लोक कलाकारों को भी बुलाया गया है। इनमें नागपुर की मशहूर शिव गर्जना ढोल ताशा टीम भी शामिल है, जिसने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अपना रिहर्सल शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि 111 ढोल ताशे बजाने वाले ये कलाकार 24 और 25 जनवरी को राम मंदिर परिसर, हनुमानगढ़ी और अयोध्या के प्रमुख जगहों पर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए बुलाए जाने पर ये सभी कलाकार बेहद उत्साहित हैं। इनसे बात की हमारे सहयोगी योगेश पांडे ने। श्री राम जन्मभूमि मंदिर समिति के जो महासचिव है चंपत राय, उनका न्योता जो है वो इन्हें प्राप्त हुआ है हमारे साथ बात करने के लिए। शिव गर्जना ढोल पथक के जो वॉलेंटियर्स है वो है। आप बताइए कि आपको अयोध्या में राम मंदिर लोकार्पण के बाद में ढोल बजाने का मौका दिया गया है, कैसे आप इसे अपना वो समझते हैं? राम मंदिर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ से हमें ये न्योता मिला हुआ है। मंदिर के जो ट्रस्टी है चंपत जी राय बाबूजी जो है, उन्होंने हमें न्योता दिया हुआ है कि वहाँ पे हमें 24 और 25 तारीख को वहाँ हमें हमारी प्रस्तुति देना है। तो यही निमंत्रण समझ के हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमें वहाँ पे हमारी प्रस्तुति देना है। कितने लोग रहेंगे जो बजाएंगे और क्या धुन का चयन किया गया है जो आप वहाँ बजाने वाले हो? हम यहाँ से 111 लोगों की टीम यहाँ से जाने वाले हैं और हमने ऐसे 3-4 धुन सेट की हुई है। राम धुन है, बजरंगबली का ताल है, कृष्णा जी का ताल है। ऐसे वहाँ पे हमारी 3-4 धुन 1 से 1.5-2 घंटे का हमारा कार्यक्रम होने वाला है। गर्व तो इतना है कि ऐसी कितनी पीढ़ियाँ चली गई जिन्होंने राम मंदिर देखा नहीं, ऐसे कितने जनों ने बलिदान दे दिया राम मंदिर के लिए, कितने के ऊपर गोलियाँ चल गई पर राम मंदिर उन्होंने देखा नहीं। हमारा तो सौभाग्य है कि हमें वहाँ पे रामलला के चरणों में वादन, मंदिर के सामने वादन करने का सौभाग्य हमें मिला है।
बस यही हमें इतनी खुशी है कि हमारा भाग्य ही है कि हमें रामलला ने हमारे को वहाँ पे बुलाया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग राम मंदिर जाने वाले हैं। आज अयोध्या प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर की साक्षी बनने जा रही है। इस दिन के लिए राम भक्तों ने लंबी प्रतीक्षा की है और बेहद कठिन परीक्षा भी दी है। तो आज हम आपको अयोध्या आंदोलन के ऐसे ही एक नायक से मिलवाने जा रहे हैं, जिनके पास आंदोलन से जुड़ी तमाम यादें हैं। तो आज के हमारे मेहमान हैं संतोष दुबे, जिन्होंने मंदिर आंदोलन का लंबा दौर देखा। संतोष दुबे ने मंदिर का ताला खुलने पर प्रभु श्री राम का मंदिर बनने तक अपना घर न बनाने का संकल्प लिया था। वो मंदिर से जुड़े सभी आंदोलनों का हिस्सा रहे। आज संतोष दुबे खुश हैं और उनके प्रभु राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है और इसी के साथ उनका वो प्रण भी पूरा हो रहा है जो उन्होंने बरसों पहले लिया था। तो कैसा है उनके मन का उत्साह, भाव और भव्य मंदिर को आकार लेते देख संतोष को कैसा महसूस हो रहा है, चलिए उन्हीं से जानते हैं। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आज आपके मन के भाव जानना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इस समय तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे जीवन धन, मेरे आराध्य प्रभु श्री राम का भगतम मंदिर बनेगा, दिव्यतम सुंदरतम मंदिर बन रहा है। ये मेरे लिए अत्यधिक गर्व का और सुखानुभूति का, मेरे लिए परमानंद, इससे अधिक परमानंद और क्या हो सकता है कि मेरे जीवन में प्रभु राम का मंदिर मेरे संघर्षों के साथ साथ, जिसमें 40 साल अपने जीवन के बहुमूल्य 40 साल जिसमें हम लगाए थे, अब वो फल तैयार हो रहा है हमारे लिए। इस परमानंद के अवसर पर कुछ कहने के शब्द नहीं है। यूं समझिए कि जीवन लेना और पृथ्वी पर आना, अयोध्या में जन्म लेना, राम जी के लिए गोलियां खाना, 4-4 गोलियां खाना, कई बार जेल जाना, 17 हड्डियां तोड़वाना, 22 दिन कोमा में रहना, 3 बार रास्ता में जेल में बंदी रहना, अब ये सब सफल हो गया, क्योंकि अंत भला तो सब भला। हमने बहुत बार सुना, आपने कहा कि आपने भी ये प्रण लिया था कि तब तक अपना घर नहीं बनवाएंगे जब तक प्रभु श्री राम अपने घर नहीं चले जाते। और पिछले दिनों आप एक यात्रा पर भी गए थे जहां माँ सीता के सामने आपने ये कहा था कि माँ सीता अगर आपकी ये इच्छा पूरी कर दे, अगर माँ अपने घर में आ जाए, अपने घर में विराजमान हो जाए, तो फिर आपका घर भी बन जाएगा। और मेरे ख्याल से वो इच्छा भी आपकी अब जल्द पूरी होने वाली है। जी जी जी, मैंने ये 40 साल पहले 30 जनवरी 1984 को अयोध्या में संकल्प लिया था। सरयू तट पर परमहंस रामचंद्र दास जी के नेतृत्व में सौगंध दिखाई थी कि हम अपना घर तभी बनवाएंगे जब प्रभु श्री राम लला अपने दिव्यतम भव्यतम सुंदरतम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगे, उसके बाद ही हम अपना घर बनवाएंगे। तो इसके लिए मैं चित्रकूट गया था। चित्रकूट में कामतानाथ की परिक्रमा करते समय उस स्थान पर पहुंचा जहां माता सीता के सामने जाकर मैं लौट गया और मैंने कहा, माँ, मेरा संकल्प तभी पूर्ण होगा जब आपका भव्यतम धाम बनेगा। इसके लिए माँ मेरे ऊपर कृपा कीजिए। पूरा जीवन जिस कार्य के लिए मैंने संघर्ष किया है, अब वो समय आना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए। यूं ही अगर दुनिया से विदा हो गए और राम जी को अपने मंदिर में नहीं देखा तो पुनः मुझे जन्म लेना पड़ेगा, पुनः भटकना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। संतोष जी, मुझे ये भी बताइए कि उस दिन 22 तारीख को आपका क्या कार्यक्रम रहने वाला है? कितना बेसब्री से आप 22 तारीख का इंतजार कर रहे हैं? आपको मैं इस तरह बताऊं कि आज 1 सप्ताह हो गया, लगभग नींद नहीं आई रात में। मुझे तो प्रभु हर क्षण हर समय उसी धाम में बैठे हुए दिखते हैं मुझे। मैं अपने सपनों का जीवन क्या बताऊं आपको, किन शब्दों में कहूं तो अच्छा लगेगा। बस इतना जान लीजिए कि एक भूखे को, कई दिन का भूखा हो, महीनों का भूखा हो और उसे भोजन मिल जाए, महीनों का प्यासा हो, उसे पानी पीने का अवसर आ जाए, उससे 1000 गुना अधिक मुझे प्रभु के प्राण प्रतिष्ठित होने का वो दिन, वो 22 जनवरी के दिन की प्रतीक्षा है। न नींद आती है, न चैन रहता है, बस हंसते हैं तो हंसते रह जाते हैं, रोते हैं तो रोते रह जाते हैं। ये थोड़ा हमारे लिए जरा भावुक क्षण है। मैं बोल पाने में थोड़ा अक्षम हूँ इस समय। मेरे लिए मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण आने वाला है
इसमें मेरी जो ये 56 वर्ष की आयु में 16 वर्ष से जो संघर्ष किया था, वो 40 वर्षों का संघर्ष अब पूर्ण होने वाला है। मेरे लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। भावुक क्षण है आपके लिए, हम समझ सकते हैं, लेकिन प्रसन्नता भी आपके चेहरे पर जो है उसको भी हम पढ़ पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और अब आपको लिए चलते गुजरात, जहां कल से वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का आगाज होने जा रहा है। और इस बार ये समिट 10 से 12 जनवरी तक चलेगा, जिसमें 34 भागीदार देश और 16 भागीदार संगठन हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा 133 देशों के राजनयिक, कारोबारी और मंत्री भी शामिल होंगे। इसमें संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल है, जिसके राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान आज अहमदाबाद पहुंचे, जहां उनका स्वागत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और इसके बाद दोनों नेताओं ने एयरपोर्ट से गांधी आश्रम तक 7 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया। सज चुका है सबसे बड़ा मंच और मेहमान भी पहुंचने लगे हैं गांधीनगर, जहां कुछ घंटों बाद वाइब्रेंट गुजरात समिट के 10वें एडिशन का आगाज होने जा रहा है। और इस बार इसे वाइब्रेंट गुजरात के 20 वर्षों की सफलता के शिखर के रूप में मनाया जा रहा है। इसकी गवाही गांधीनगर से आई ये खूबसूरत तस्वीरें दे रही हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि कैसे समिट में आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए पूरे गांधीनगर को सजाया गया है। और इस बार समिट की थीम है गेटवे टू द फ्यूचर। इस समिट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं, जहां उन्होंने पहले दिन वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। वाइब्रेंट गुजरात आज से ठीक 20 साल पहले गुजरात में लाया गया था। प्रधानमंत्री जी की सोच से वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत हुई थी। वाइब्रेंट गुजरात के माध्यम से गुजरात के कोने कोने तक विकास पहुंचा, नया इन्वेस्टमेंट आया, नई इंडस्ट्रीज आई और वो इंडस्ट्रीज के माध्यम से मेरे गुजरात के लाखों नौजवानों को रोजगारी भी प्राप्त हुई और व्यापार के नए अलग अलग कई अपॉर्चुनिटीज प्राप्त हुई। उसके माध्यम से गुजरात के करोड़ों लोगों को कहीं ना कहीं बेनिफिट हुआ। इस साल इस समिट में 34 भागीदार देश और 16 भागीदार संगठनों के अलावा 133 देशों के राजनयिक, कारोबारी और मंत्री शामिल हो रहे हैं। लेकिन समिट के मुख्य अतिथि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान होंगे, जिनका स्वागत करने के लिए खुद प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तोड़कर अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे, जो भारत यूएई की गहरी दोस्ती को बयां कर रहा है। इसके बाद दोनों नेताओं ने रोड शो किया। इस दौरान जगह जगह लोक कलाकारों ने यूएई के राष्ट्रपति का अपनी कला से कुछ यूं जोरदार स्वागत किया। ये प्रधानमंत्री की गाड़ी का जो है वो काफिला यहाँ पे देखने को मिल रहा है। भारत के प्रधानमंत्री और यूएई के राष्ट्रपति के दोनों के जो संबंध है वो बेहद महत्वपूर्ण है और ये दोनों नेता गाड़ी में पीछे बैठे हुए देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही जो दोनों नेता यहाँ से जो है वो देखते हुए ये काफिला जो है अहमदाबाद एयरपोर्ट से बाहर निकल चुका है और अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2015 के यूएई दौरे के बाद से दोनों देशों के रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं और यही वजह है कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर भी इसका असर दिख रहा है। इस दोस्ती को और मजबूती देने के लिए गांधीनगर में दोनों देशों के नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। वाइब्रेंट गुजरात समिट 2003 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही शुरुआत हुई थी, जब वो राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इसके बाद से लगातार इसका सफल आयोजन होता आ रहा है और इस बार भी 10 से 12 जनवरी तक गांधीनगर में आयोजित होने जा रहे इस समिट में कई अहम निवेश समझौते होने के आसार हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये वाइब्रेंट गुजरात समिट राज्य में व्यापार के अवसरों को समझने और तलाशने के लिए एक बड़ा आर्थिक मंच बन गया है। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी और अतुल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात करेंगे पश्चिमी रेलवे की तरफ से शुरू किए गए कुली नंबर 1 अभियान की, जिसके तहत ट्रेनिंग पाने वाले मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के 152 कुली जरूरत पड़ने पर यात्रियों को सीपीआर देंगे।
यानी दिल का दौरा पड़ने पर किसी मेडिकल एक्सपर्ट की तरह सीपीआर देकर वो यात्रियों की जान बचा पाएंगे। साल 1930 यानी कि 93 साल पहले अस्तित्व में आया मुंबई सेंट्रल मुंबई के प्रमुख रेलवे स्टेशन में से एक है, जहां से लंबी दूरी की ट्रेनें और चर्च गेट विरार रूट के लिए लोकल ट्रेनों का भी संचालन होता है। इसके अलावा मुंबई सेंट्रल कई रेलवे रूट्स का प्रमुख हिस्सा भी है, जिसकी वजह से पश्चिमी लाइन, अहमदाबाद मुंबई मुख्य लाइन और नई दिल्ली मुंबई मुख्य लाइन में उसकी भूमिका अहम है। ऐसे में हर दिन हजारों लोग यहां अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचने के लिए ट्रेनें पकड़ते हैं। ऐसे में सीपीआर की ट्रेनिंग पाए कुली किसी वरदान से कम साबित नहीं होंगे। एक तरह की मेडिकल थेरेपी मानी जाने वाली सीपीआर इमरजेंसी के हालात में इस्तेमाल होने वाली एक मेडिकल प्रक्रिया है। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर कई वर्षों से यात्रियों का बोझ उठाने वाले कुली पश्चिमी रेलवे के इस प्रयास की सराहना कर रहे हैं। उन्हें इस बात का संतोष है कि जरूरत पड़ने पर वो भी किसी की जान बचा सकते हैं। रेलवे स्टेशन पर किसी यात्री या फिर रेल कर्मी को हार्ट अटैक आने पर वो तुरंत सीपीआर के तौर पर प्राथमिक उपचार दे पाएंगे। पहले भी हमको 2-3 बार ऐसा ट्रेनिंग मिला है। किसी को हार्ट अटैक आता है, जो स्वयंसेवी संस्था यहाँ आके मदद करती है, लेकिन सरकार की तरफ से पहले चलो ये भी अच्छी है, काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा आदमी को। किसी की जान बच जाती है अगर हमारे समझो हमारे मदद से, वो तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ।